नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी समेत कई जिलों में मौसम बदलने वाला है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हो सकती है भारी बारिश। बागेश्वर के लिए मौसम विभाग ने विशेष अनुमान जताया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के 7 जिलों में, जिसमें देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और वहीं बागेश्वर जैसे तमाम जिलों में भारी बारिश की भी संभावना है। ऐसे में मौसम में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलनी है। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों के लिए ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। 7 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम विभाग ने इन्हीं तमाम आसारों को देखते हुए यहां पर चेतावनियां जारी की है। बारिश होने की संभावना है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना है। चंपावत, भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि एसएमएस के थ्रू, यानी कि एसएमएस के माध्यम से भी लोगों को चेतावनियां दी जाएंगी, उन तक संदेश पहुंचाया जाना है। आपदा विभाग यहां पर तैनात है। देखिए, 4 धाम यात्रा भी लगातार जारी है और दूसरी तरफ आप इसे प्री मॉनसून के साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं। और ऐसे में क्योंकि 4 जून को ही केरलम में मॉनसून के बादल ने एंट्री कर ली है, यानी कि मॉनसून प्रवेश कर चुका है, उसके साइड इफेक्ट्स आपको नजर आने वाले। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, किन किन इलाकों के लिए, किन किन जिलों के लिए? बिल्कुल श्रुति, आपको बता दें क्योंकि मौसम विभाग ने जो आदेश जारी किए हैं उसके अनुसार उत्तराखंड में अभी से ही बारिश शुरू हो गई है। आज सुबह से ही मौसम काफी खराब है और जिसके कारण अब तापमान में भी काफी गिरावट हुई है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये 3 दिनों के लिए ये अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज 5 और 6 और 7 तारीख तक मौसम इसी तरीके से बनने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने शासन प्रशासन को अलर्ट किया है और वही 4 धाम की जो यात्रा है उसके और पर्यटन सीजन को देखते हुए पर्यटकों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी जो चाहे मनोरंजन के उद्देश्य से जो पर्वतीय क्षेत्रों का रुख करते हैं पर्यटक, उनको भी सावधान रहने की जरूरत है और मौसम विभाग के द्वारा दी गई चेतावनी के अनुसार ही अपनी यात्रा करें और बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो यात्रा को रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें देहरादून, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, ये चंपावत, ये तमाम जिले ऐसे हैं जो हाई अलर्ट की स्थिति में है और यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है और आज सुबह से ही लगभग 50 किलोमीटर की रफ्तार से अभी भी आंधी चल रही है, हवाएं चल रही हैं तेज और बौछारें भी पड़ रही हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जो रुख करते हैं, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे वो तीर्थयात्री हो या फिर पर्यटक हो, उनको वहीं रुकने की सलाह दी गई है कि अगर मौसम साफ ना हो तो अपनी यात्रा को रोक दें और मौसम अनुकूल हो। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये चेतावनी जारी की जा रही है। अगर आवश्यक ना हो, बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर नहीं निकले। यात्रा अगर आप टाल सकते हैं तो टाल दिया जाए।
अब पवन, एक बेहद अहम सवाल ये भी है क्योंकि अगर पर्वतीय इलाकों में इस तरीके की एडवाइजरी जारी की है या फिर इस तरीके की चेतावनियां हैं, लैंडस्लाइड जिसकी वजह से हमने कई बार देखे, भूस्खलन की वजह से कई लोग उसके चपेट में आ जाते हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है उन तमाम इलाकों में? श्रुति, क्योंकि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा व्यवस्थाओं की को लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और उस बैठक में भी उन्होंने ये साफ निर्देश दिए हैं, चाहे वो पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी हो या फिर मंदिर समिति हो, उन सभी के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए और जिन जो भी लैंडस्लाइड जोन है उनको जो चिन्हित किया गया है वहां पर जो प्रबंधन है वो मुस्तैदी के साथ वहां पर डिप्लॉय किया जाए ताकि अगर कहीं पर रास्ता से उसको खोला जा सके और साथ ही साथ जो यात्री हैं उनको जो कि संवेदनशील इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं अक्सर हुआ करती है, वो बेहद संवेदनशील इलाके, वहां पर प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती है। बहुत शुक्रिया पवन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी मदन भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, देखिए, चारधाम यात्रा लगातार जारी है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन भी है, भक्त आ भी रहे, पर्यटक आ भी रहे, ऐसे में ये चेतावनी इसे किस तरीके से देखा जाए, प्रशासन के अधिकारी किस तरीके से तैनात है और क्या इस चेतावनी के बाद जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें किसी तरीके की कमी? मदन। हाँ श्रुति, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके का मौसम उत्तराखंड में बना हुआ है और अब देख रहे हैं कि विगत 4-5 दिनों से यहाँ ऐसी स्थिति बनी कि शाम के टाइम जो है मौसम बिगड़ता है और तेज हवा के साथ जो है बारिश आ रही है, जिसके कारण कई घरों की छतें उड़ गई और कई जगह रास्ते भी टूटे हैं। तो निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा पर इसके सीधा असर पड़ रहा है। कई बार जो है यात्रा रुकनी भी पड़ रही है, लेकिन शासन प्रशासन पहले से पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पहले से ही मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी थी और अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी दी है। तो पहले से तमाम जो विभाग चारधाम यात्रा से जुड़े हुए हैं उनको सीधे तौर पर अलर्ट कर दिया गया है, चाहे वो NH हो, चाहे वो BRO हो, PWD हो, इन सबको पहले से ही सूचित कर दिया गया है कि तमाम जो मशीनरी है वो जगह जगह पहुंचाई जाए जहाँ पर लैंडस्लाइड या मलबा आने की संभावना रहती है। और निश्चित तौर पर जो चारधाम यात्रा में जो पहले से तैयारियां की जा चुकी है, जो श्रद्धालुओं को जगह जगह ठहरने की व्यवस्था है, वहां पर भी पहले से चेतावनी दे दी गई है कि यात्रा को तभी आगे बढ़ाया जाए जब मौसम विभाग के आदेशानुसार ही यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। तो पूरी तैयारी के साथ जो चारधाम यात्रा चल रही है। और तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो चेतावनी है वो जारी की जा रही है मदन, और ऐसे में अधिकारी तो तैनात है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरी ना हो तो आप यात्रा से बचे, यात्रा को टाल दें। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबर बढ़ते आगे। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान बेहद सख्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। बैठक से गायब रहने पर यह नोटिस थमाया गया है। लंबित शिकायतों पर विभागों ने सख्त चेतावनी दी है और विभागों को ये चेतावनी इसलिए दी गई है क्योंकि कई बार कई शिकायतें मिल चुकी है लेकिन उसका समाधान नहीं निकाला गया। इसको लेकर भी विभागों को ये सख्त चेतावनी दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा शिकायतें। अब जिलाधिकारी हर 10 दिन में खुद ही इसकी समीक्षा करेंगे। लापरवाही पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी की तरफ से यह बेहद सख्त चेतावनी। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर लंबित जन शिकायतों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक में उन्होंने 36 दिनों से अधिक समय तक जो लंबित शिकायतें हैं उनको लेकर अपडेटेड जानकारी मांगी। जब जानकारी नहीं दी गई है तो उन्होंने बेहद सख्त लहजे में ये चेतावनी दी है। अब हर 10 दिनों में समीक्षा बैठक की जाएगी और खुद जिलाधिकारी की तरफ से ये समीक्षा की जानी है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में गढ़वाल मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया है। बेस अस्पताल का औचक इंस्पेक्शन किया गया है। चारधाम यात्रा के मद्देनजर जायजा लिया गया। समयबद्ध उपचार के लिए हिदायत दी गई है। कमिश्नर ने अतिरिक्त संसाधनों के मांगे प्रस्ताव और इन तमाम प्रस्तावों को मांगते हुए नजर आए हैं।
निर्माणाधीन ब्लॉक को पूरा करने के निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने श्रीनगर बेस अस्पताल का औचक इंस्पेक्शन किया है। चारधाम यात्रा के मद्देनजर उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। कमिश्नर ने आपातकालीन कक्ष, आईसीयू, ब्लड बैंक, विभिन्न लैबों का निरीक्षण कर मरीजों को समयबद्ध इलाज देने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी मानसून और आपदाओं को देखते हुए अतिरिक्त संसाधनों के प्रस्ताव मांगे हैं। निर्माणाधीन और क्रिटिकल केयर ब्लॉक को तय समय से पूरा करने को भी यहां पर कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मंडलायुक्त की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं देहरादून में राज्य में जल्द होगी लोकायुक्त की नियुक्ति। सीएम कैंप कार्यालय में चयन को लेकर बैठक हुई है। लोकायुक्त चयन के लिए सर्च कमेटी का खाका तैयार किया गया है और इसी के अनुरूप अब लोकायुक्त की नियुक्ति होनी है। सर्च कमेटी के लिए 4 नाम तय किए गए। सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और न्यायाधीशों ने इस पर चर्चा की है। उत्तराखंड में जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति होने जा रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में लोकायुक्त चयन को लेकर एक बेहद अहम बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा के अध्यक्ष न्यायाधीश रविंद्र मैथौनी और यहाँ पर एक रिटायर्ड जज भी मौजूद रहे। एम घिरदयाल ने इस नियुक्ति को लेकर विस्तृत चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक लोकायुक्त के चयन के लिए सर्च कमेटी का खाका तैयार किया जा चुका है और इसके लिए 4 नाम भी हैं जो तय कर लिए गए। हालांकि इन 4 नामों में किसकी नियुक्ति होगी लोकायुक्त के पद पर, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास परिसर में फलदार पौधों को लगाया है। इस मौके पर उन्होंने एनवायरनमेंट को किस तरीके से बचाया जाए और हरित भविष्य के लिए निर्माण के लिए पौधारोपण को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पौधा लगाते हुए नजर आए कृषि मंत्री। इस दौरान कृषि मंत्री ने लोगों को फलदार पौधे भी वितरित किए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां पर तमाम नेता भी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, कुछ समाज सेवी भी मौजूद रहे जिन्हें पौधे बांटे गए हैं। ये फलदार पौधे हैं और देखिए ये फलदार पौधे लगाने को लेकर भी अपील करते हुए कृषि मंत्री नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुद भी कृषि मंत्री ने इस अभियान में भाग लिया, पौधा लगाते हुए नजर आए। उनके तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर उनका साथ देते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस दौरान इस अभियान के तहत समाज सेवियों को पौधे भी बांटे गए हैं। फलदार पौधा लगाने की अपील की है कृषि मंत्री ने। और देखिए एक जिम्मेदारी है कि लोग एनवायरनमेंट को बचाएं, नेचर को बचाएं और उसकी ही तरफ एक बेहद अनोखी पहल और आप ये कह लीजिए कि एक नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई बार इसको लेकर बातचीत कर चुके हैं, इस अभियान का आह्वान कर चुके हैं और अब जो उनका कैबिनेट है और उनके तमाम मंत्री जो हैं वो इस अभियान में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री ने खुद भी पौधा लगाया है और फलदार पौधे बांटे भी हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इस दौरान कृषि मंत्री के साथ तमाम नेता और कार्यकर्ता भी नजर आए। कुछ समाज सेवी भी यहां पर पौधा लगाते हुए नजर आए। शासकीय आवास पर फलदार पौधे लगाए गए।
तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड भाजपा अब चुनावी मोड में नजर आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों के बाद प्रदेश संगठन ने अपनी तमाम तैयारियां की है, अपनी प्लानिंग पर भी काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक अब पूरे प्रदेश में जो प्रबुद्ध वर्ग है, युवा हैं, महिला हैं, सामाजिक सम्मेलनों के साथ साथ विधानसभा स्तर पर पार्टी ज्वाइनिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्हें इन कार्यक्रमों में, इन अभियानों में शामिल किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में नजर आ रही है और अब कुछ महीने ही, लगभग 8-9 महीने ही बाकी है विधानसभा चुनाव को होने में। ऐसे में तमाम तैयारियां धरातल पर की जा रही। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा पुष्कर सिंह धामी का ही होना है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भी तमाम अटकलें हैं। विपक्षी पार्टियों की तरफ से अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि धामी का चेहरा बदल दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि इस बार भी धामी ही होंगे। और देखिए, इस अभियान के तहत अब खुद महेंद्र भट्ट 27 के चुनाव के लिए तमाम तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव की दृष्टि से क्या क्या हमारी चुनाव की गतिविधि रहनी चाहिए, पार्टी के हर प्रकार के कार्यक्रम की श्रृंखला विधानसभा स्तर पर बने, इसके लिए अध्यक्ष जी ने हमको कहा था। हमने प्रत्येक विधानसभा स्तर के ही कार्यक्रम की श्रृंखला को बनाया हुआ है, जिसमें हमने सामाजिक वर्गों के हिसाब से सम्मेलन करने, पूर्व सैनिकों के सम्मेलन, युवा संवाद के कार्यक्रम, महिलाओं के साथ जुड़ने के कार्यक्रम और भिन्न भिन्न वर्गों के अलग अलग कार्यक्रमों की श्रृंखला भी हम विधानसभा अनुसार तय करेंगे। इसके साथ साथ विधानसभा स्तर पर पार्टी ज्वाइनिंग के कार्यक्रम भी हमने लेने हैं। इन सब कार्यक्रमों की श्रृंखला हम लोग बना रहे हैं और उसके लिए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ता हम सुनिश्चित करने वाले हैं। तो वहीं उत्तराखंड में होम स्टे योजना में भी बदलाव कर दिया गया। अब सिर्फ स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। कमरों की जो संख्या है वो 6 से 12 कर दी गई है। बाहरी राज्यों के संचालक एयरबीएनबी कैटेगरी में है। रोजगार और आर्थिकी को यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय निवासियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए होम स्टे योजना में बदलाव कर दिया है। पर्यटन सचिव धीरज गब्रियाल के मुताबिक अब होम स्टे का लाभ केवल स्थानीय लोगों को ही मिलेगा, जबकि बाहरी राज्यों के संचालकों को एयरबीएनबी की कैटेगरी में डाला गया है। नए नियमों के तहत होम स्टे में कमरों की जो संख्या है उसमें भी वृद्धि की गई है, 6 से 12 कर दी गई है और संचालक को वहीं निवास करना होगा, यह अनिवार्य है। संचालक यानी कि होटल का मालिक, उस होम स्टे का मालिक और कहीं नहीं रह सकता। होम स्टे में उनको भी रहना होगा और उसके बाद ही इस होम स्टे को संचालित किया जाएगा। कमरों की संख्या 6 से 12 कर दी गई है। आपको एनओसी भी लेना होगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। चलिए अब आपको सीधे ले चलते